ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब आईआरआर क्या है? आईआरआर से पहले हमें एनपीवी को समझना होगा। हम पहली वीडियो में एनपीवी के बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा रेफरेंस देती हूँ कि एनपीवी क्या होता है। इनफ्लोज माइनस आउटफ्लोज, ठीक है। यानी किसी भी एसेट को परचेज़ करने में या किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में मैंने जितना भी पैसा लगाया उसको हमने किस में से माइनस करना है, उस प्रोजेक्ट से या उस एसेट से हमें जितना भी पैसा मिल रहा है, चाहे वो 1 साल में मिल रहा है, 3 साल में मिल रहा है, 10 साल में मिल रहा है, ठीक है। सपोज़ किया कि मैंने बैंक से पैसे लिए हैं, 50,000 लिया है एक एसेट परचेज़ करने के लिए, ठीक है। उस बैंक ने मुझे रेट भी चार्ज किया है, तो वो एसेट जो है वो 3 साल काम करेगा, ठीक है। उस एसेट ने 3 साल काम करना है, और अब जब वो 3 साल काम करेगा तो एनपीवी से हमें पता चलता है कि हमें प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। तो आईआरआर एक ऐसा रेट होता है, ये एक ऐसा रेट होता है जिसको जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारी एनपीवी जो है वो ज़ीरो आती है, ठीक है। यानी हमें इस रेट से हमें उतना ही पैसा मिलता है जितना हमने लगाया है। यानी 3 साल में मुझे इस रेट लगाने से 50,000 मिल गया। अब सपोज करते हैं कि ये जो रेट मैंने लगाया ना, ये 12% था, ठीक है। मैंने जो रेट लगाया है, जो मैंने रेट अप्लाई किया है वो 12% है। तो अगर मैं 12% के ऊपर एक एसेट परचेज़ कर रही हूँ और मैंने उससे 3 साल काम लिया है, तो 3 साल बाद क्या हुआ है कि उस एसेट ने अगर मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया तो मुझे कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मैंने अगर 50,000 लगाया था तो मेरा 50,000 इन 3 सालों में पूरा हो गया है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे हम रेट बढ़ाते हैं ना, वैसे वैसे क्या होता है कि हमारी जो वैल्यू है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाती है। अब जैसे इसके लिए क्या हम सपोज़ करते हैं कि अगर मैंने ये जो आई है, अगर मैं ये 10% लेती तो मुझे मेरी एनपीवी 10,000 आ रही थी, ठीक है। बल्कि हम इसको 8 से स्टार्ट करते हैं। अगर मैंने इस प्रोजेक्ट का रेट लिया 8%, ठीक है, तो मेरी एनपीवी जो है वो 20,000 आंसर आएगा। अगर मैं 9% लेती हूँ तो 15,000। अब आप देखोगे कि जैसे जैसे मैं रेट इंक्रीज़ करती जा रही हूँ ना, प्रॉफिट कम होता जा रहा है। 8 पे मुझे 20 मिला, 9 पे मुझे 15 मिल रहा है, 10 पे मुझे 10,000 मिल रहा है। जैसे मैंने 11% कर तो 5,000 हो गया, 12% पे क्या हुआ, 0 हो गया, ठीक है। यानी अगर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिल रहा, मुझे लॉस भी नहीं हो रहा। जैसे ही मैंने 12 से 13% किया, मुझे 5,000 का लॉस होना शुरू हो गया। 14 किया तो 15,000 का कर हो गया। 16, 15 और 16 करूँगी तो ज़्यादा लॉस होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा आईआरआर क्या आ रहा है, 12%। बैंक से जब मैंने ये 50,000 लिया था कि मैंने एसेट परचेज़ करना है और वो उस एसेट से 3 साल मैंने काम लेना है, तो बैंक ने मुझे कहा कि चलो मैं तुम्हें 8% पे चार्ज करता हूँ, मैं तुम्हें 8% इंटरेस्ट के साथ ये 50,000 दे देता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, आईआरआर जो है वो मेरा 12 था। तो आईआरआर, और जो मुझे बैंक ने कितना दिया है, 8 पे दिया, तो ये मेरा क्या है, रिक्वायर्ड रेट है, ठीक है। तो अगर तो आपका आईआरआर यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ग्रेटर होना चाहिए रिक्वायर्ड रेट से, इट मीन्स मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, ये मुझे भी पता है, रिक्वायर्ड रेट से, तो इट मीन्स कि हम प्रॉफिट में जा रहे हैं। अगर आप का आईआरआर कम होगा रिक्वायर्ड रेट से तो आप लॉस में जा रहे हैं। कैसे? रिक्वायर्ड रेट सपोज किया हमारा 11 है, रिक्वायर्ड रेट अगर हमारा 11 है तो वो हमें 13 वो करते तो हम तो लॉस में जाएंगे ना। आई बात समझ में? हमेशा आपका आईआरआर रिक्वायर्ड से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी 8, 9, 10, 11 के बीच में हमें वो प्रोजेक्ट दे रहे हैं ना, हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि इन सारे रेट्स के ऊपर हमें फ़ायदा ही हो रहा है। लेकिन अगर रिक्वायर्ड रेट क्या होगा, हमारा 13 या 14 होगा और आईआरआर हमारा क्या है, 12, तो इसका मतलब 12 पे लॉस नहीं हो रहा, लेकिन क्या है 13-14 पे तो डेफिनेटली हो रहा है। तो आईआरआर से ज़्यादा पे नहीं जाना, आईआरआर से कम वाले पे जाना है। सो ये है आईआरआर का कॉन्सेप्ट। अच्छा, अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।